हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिज़िक्स कॉर्नर। आपका फिर से फिज़िक्स कॉर्नर में स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ मैं आज, किसका? एलिमेंट्री पार्टिकल फिज़िक्स का। और इसमें अपन बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आप सबको बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें अपन आज पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे सीपीटी कंजर्वेशन। ठीक है, क्या होता है सीपीटी कंजर्वेशन? सीपीटी कंजर्वेशन के बारे में यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सीपीटी कंजर्वेशन के बारे में अपन सीखते हैं क्या होता है सीपीटी कंजर्वेशन। पिछले 2 लेक्चर में अपन ने क्या स्टडी की थी? पहले लेक्चर में अपन ने, मैं बता देता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ, पहले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था। ठीक है, पहले लेक्चर में अपन ने इंट्रक्शन के बारे में स्टडी की थी कि आपके पास इस तरीके की कुछ इंट्रक्शन होती है। 4 तरीके की आपके पास इंट्रक्शन होती है। ठीक है, फर्स्ट इंट्रक्शन आपके पास होती है ये स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन, दूसरी इंट्रक्शन होती है वीक इंट्रक्शन, तीसरी इंट्रक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रक्शन और चौथी होती है ग्रेविटेशनल इंट्रक्शन। इन चारों इंट्रक्शन के बारे में अपन ने स्टडी की थी, उनके बारे में अपन ने थोड़ा सीखा था कि इस किस तरीके से इन चारों इंट्रक्शन के बारे में अपन पढ़ते हैं और किन तरीके से इन इंट्रक्शन के बारे में अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, जो अर्थ में अवेलेबल होती हैं 4 इंट्रक्शन होती है। फिर अपन ने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था कि कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल अपने पास अवेलेबल होते हैं इंट्रक्शन के, जो है बेसिस ऑफ इंट्रक्शन, बेसिस ऑफ इंट्रक्शन मान के आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। पहला होता है लेप्टॉन और हाइड्रोन, 2 तरह के पार्टिकल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ, और ये हाइड्रोन आपके पास इस तरीके से मैंने डिवाइड करके बताए थे कि किस तरीके से पार्टिकल होते हैं। अब उनके उनके ये कौन कौन से जो पार्टिकल है, लेप्टॉन पार्टिकल, हाइड्रोन पार्टिकल है, कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज को फुलफिल करते हैं, अप्रोक्सीमेट लॉज को और एक एग्जैक्ट लॉज को, कौन कौन से लॉज को फुलफिल करते हैं। 2 तरह के लॉज होते हैं, अप्रोक्सीमेट और दूसरा है आपके पास एग्जैक्ट। 2 तरह के लॉज होते हैं जिनको ये फुलफिल करते हैं। अप्रोक्सीमेट लॉज और एग्जैक्ट लॉज के बारे में अपन ने बताई थी, ये इंट्रक्शन के आधार पर 2 तरह के पार्टिकल होते हैं और ये पार्टिकल कौन से लॉज को फुलफिल करते हैं, अप्रोक्सीमेट लॉज को, एग्जैक्ट लॉज को। प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा, वहाँ आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन सीपीटी कंजर्वेशन के बारे में सीखते हैं। क्या होता है आपके पास सीपीटी कंजर्वेशन? तो देखिएगा, सीपीटी कंजर्वेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। सीपीटी कंजर्वेशन, तो हेडिंग डालिएगा सीपीटी कंजर्वेशन। सीपीटी कंजर्वेशन, सबसे पहले सीपीटी कंजर्वेशन में 3 तरह के लॉज होते हैं, उनको कंबाइंड किया जाता है। सीपीटी कंजर्वेशन में 3 तरह के लॉज होते हैं, उनको कंबाइंड कर कर सीपीटी कंजर्वेशन यहाँ पर बनाया गया है। तो देखिएगा, सीपीटी कंजर्वेशन, सीपीटी कंजर्वेशन में पहला लॉ है आपके पास चार्ज कॉन्जुगेशन। पी का मतलब है पेरिटी कंजर्वेशन। तीसरा है आपके पास टाइम रिवर्सल। ये 3 आपके पास लॉज हैं, चार्ज कॉन्जुगेशन, पेरिटी कंजर्वेशन और टाइम रिवर्सल। तो सबसे पहले अपन चार्ज कॉन्जुगेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास चार्ज कॉन्जुगेशन करते हैं और देखते हैं, और फिर तीनों कंबाइंड करके बताएंगे। ठीक है, तो डालिएगा हेडिंग चार्ज कॉन्जुगेशन। चार्ज कॉन्जुगेशन की हेडिंग डालिएगा, चार्ज कॉन्जुगेशन को कैसे सीखते हैं। तो देखिए, चार्ज कॉन्जुगेशन की हेडिंग डालिएगा। पहली हेडिंग है चार्ज कॉन्जुगेशन।
ठीक है। चार्ज कॉन्जुगेशन की स्टडी देखिए कैसे करते हैं। अगर आपके पास इफ़ क्या हो कि चार्ज आपके पास क्या हो Q से, अगर मैं Q की जगह क्या रख दूँ, Q की जगह क्या रख दूँ, Q की जगह अगर -Q रख दूँ, तो आपके पास जो चार्ज कॉन्जुगेशन है वो अगर 1 आए, ठीक है, 1 आए, चार्ज कॉन्जुगेशन क्या है 1 आए, और एक कंडीशन ये हो जाएगी 1 आए, दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, -Q की जगह -Q रख दिया, ठीक है, और चार्ज कॉन्जुगेशन 1 आ रहा है, ठीक है, चार्ज Q की जगह -Q की जगह रखा मैंने -Q, और चार्ज कॉन्जुगेशन आपके पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा सिमेट्रिक चार्ज कॉन्जुगेशन, सिमेट्रिक चार्ज कॉन्जुगेशन, चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है। दूसरा आपके पास अगर इफ़ Q की जगह क्या रख दिया जाए -Q, और आपके पास जो C की वैल्यू है वो -1 आए, C की वैल्यू क्या है आपके पास -1, Q की जगह -Q रख दें, और जो C की वैल्यू मतलब Q की जगह -Q रख दिया, जैसे मैंने Q की जगह -Q रख दिया, तो आपके पास जैसा मैंने कोई फंक्शन लिया, कोई साइन फंक्शन लिया, और मैंने जैसे ही -Q रखा, ये आपके पास -Q रखा, तो ये माइनस बाहर आ गया है, मतलब इन दोनों का रेशियो साई Q अपॉन साई -Q का जो रेशियो है वो -1 आ गया, ठीक है। इन दोनों के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, C बोलते हैं, ठीक है। मतलब Q रखा एक टाइम फंक्शन में, एक टाइम आपके पास -Q रखा, और साइन Q अपॉन साइन Q माइनस, इसको अपन चार्ज कॉन्जुगेशन बोलेंगे। इसकी वैल्यू अगर -1 आए, इसकी वैल्यू आपके पास क्या है -1 आए, इसकी वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट -1 आए, तो उस कंडीशन में अपन इसको क्या बोलेंगे एसिमेट्रिक चार्ज कॉन्जुगेशन, एसिमेट्रिक चार्ज कॉन्जुगेशन, एसिमेट्रिक चार्ज कॉन्जुगेशन। उस कंडीशन में क्या बोलेंगे एसिमेट्रिक चार्ज कॉन्जुगेशन, चार्ज कॉन्जुगेशन, एसिमेट्रिक चार्ज कॉन्जुगेशन ये बोलेंगे, ठीक है। इसको एसिमेट्रिक चार्ज कॉन्जुगेशन बोलेंगे, ठीक है। इसको सिमेट्रिक चार्ज कॉन्जुगेशन बोलेंगे इस कंडीशन में। अगर C की वैल्यू 1 आए तो सिमेट्रिक चार्ज कॉन्जुगेशन, C की वैल्यू -1 आए तो एसिमेट्रिक चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब पेरिटी की बात कर लेते हैं, लिख दीजिएगा चार्ज कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट। अब पेरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखिएगा पेरिटी की किस तरीके से बात करते हैं अपन, पेरिटी की बात कर रहे हैं अब। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट पेरिटी की बात करते हैं अपन। तो देखिए पेरिटी की बात कर रहे हैं अपन, पेरिटी, ठीक है, पेरिटी की बात करते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट है पेरिटी, पेरिटी कंजर्वेशन, पेरिटी कंजर्वेशन, पेरिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो अपनी स्क्रीन पे देखिएगा डियर स्टूडेंट पेरिटी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो पेरिटी कंजर्वेशन क्या होता है कि आपके पास पेरिटी किससे शो की जाती है, क्वांटम मैकेनिकल -1 की पावर L, ठीक है, -1 की पावर L, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्वांटम नंबर है, क्वांटम एजुमेंथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर है ये, ठीक है। और जैसे आपके पास S के लिए कितना होता है 0 होता है, P के लिए कितना होता है 1 होता है, D के लिए कितना होता है 2 होता है, F के लिए ये वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। ये आपके पास क्वांटम नंबर है, ठीक है। और अगर आपके पास पेरिटी की बात की जाए, अगर आप पेरिटी की बात की जाए +1 आ रही है तो सिमेट्रिक पेरिटी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। इसकी वैल्यू +1 आ रही है तो सिमेट्रिक पेरिटी हो जाएगी, ठीक है। +1 आ रही है तो क्या हो जाएगी आपके पास सिमेट्रिक पेरिटी, ठीक है।
और आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, तो एसिमेट्रिक पैरिटी हो जाएगी, एसिमेट्रिक पैरिटी। ठीक है, ये आपके पास एसिमेट्रिक पैरिटी हो जाएगी। पैरिटी कंजर्वेशन लगाया है, ये क्वांटम नंबर है, ये +1 है तो सिमेट्रिक पैरिटी हो जाएगी, -1 है तो एसिमेट्रिक पैरिटी आपसे ली जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा टाइम रिवर्सल की बात करें, नोट करते जाइएगा, टाइम रिवर्सल की बात करते हैं अब। तो तीसरा पॉइंट है आपके पास, यहाँ नोट कीजिएगा, तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा यहाँ पर। टाइम रिवर्सल, ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिएगा टाइम रिवर्सल। थर्ड पॉइंट है आपके पास टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल। तो देखिए टाइम रिवर्सल में कैसे स्टडी करते हैं अपन, कोई भी आपके पास अगर मैं टी की जगह क्या रख देता हूँ, -t रख देता हूँ, तो फंक्शन अगर मैं यहाँ पर रखूँ, तो अगर -t रख दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो टाइम रिवर्सल आपके पास कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं टी की जगह, कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन है ये है, टी की जगह अगर -t रखूँ तो ψt = -sin, ठीक है, टी अगर -t रखूँ तो ये माइनस बाहर आ जाए आपके पास, तो टाइम रिवर्सल आपके पास कितना हो जाएगा, t = -1। ठीक है, t = -1 हो जाएगा। अगर sin t की जगह ये फंक्शन है, ये आपके पास वेव फंक्शन है, ये कोई भी आपके पास वेव फंक्शन है, कोई भी वेव फंक्शन है, उसकी जगह t की जगह -t रख रहा हूँ, तो टाइम रिवर्सल का कंसेप्ट +1 आ रहा है। और अगर मैं कोई भी वेव फंक्शन की जगह, ये फर्स्ट कंडीशन है, a नंबर कंडीशन है, ये आपके पास b नंबर कंडीशन है। ठीक है, और अगर मैं t की जगह -t रख रहा हूँ, तो आपके पास वेव फंक्शन कितना आ रहा है, -sin और -t, तो टाइम रिवर्सल आपके पास कितना आ जाएगा, -1 यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट टाइम रिवर्सल से रिलेटेड है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों कंबाइंड करते हैं अपन, सीपीटी को, कंबाइंड करते हैं फॉर ए सिस्टम। ठीक है, सीपीटी कंजर्वेशन में लिखते हैं फॉर ए सिस्टम, सीपीटी कंजर्वेशन में लिखते हैं, सीपीटी कंजर्वेशन, सीपीटी कंजर्वेशन में लिखते हैं, तो नोट करते जाइएगा साथ साथ में। सीपीटी कंजर्वेशन में फॉर ए सिस्टम, चार्ज कॉन्जुगेशन, पेरिटी एंड चार्ज कॉन्जुगेशन, पेरिटी एंड टाइम रिवर्सल, should be changed, but CPT conservation after changement, as after this changement लिखते जाइए, मैं बता दूंगा इसका, आफ्टर दिस चेंजमेंट
changement CPT remains invariant so that for electronic system ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए क्या लिखा जाएगा आपके पास, फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रिमेन्स इनवेरिएंट भी लिख सकते हैं या फिर इनवेरिएंट भी लिख सकते हैं, कैन कंजर्व्ड भी लिख सकते हैं, इसकी जगह कैन कंजर्व्ड भी लिख सकते हैं, इनवेरिएंट से भी लिख सकते हैं। CPT अगर लिखें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए C की जगह -C लिखें, P की जगह -P लिखें, मतलब चेंज करें, और T की जगह -T लिखें। ये केवल चेंजमेंट को शो करता है, -C है, -P है, -T है, ये केवल चेंजमेंट को शो करता है। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन या कंडीशन shows that CPT are should be changed। ठीक है, ये आपके पास क्या हो रही है, CPT आपके पास चेंज हो रही है, CPT आपके पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब चेंज किया तो आपके पास -C -P लिखा, -T लिखा, और आपके पास CPT आ गया, मतलब इसमें नथिंग चेंज हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ आपके पास। ये आपके पास क्या रहा, इनवेरिएंट रहा, ये आपके पास क्या रहा, इनवेरिएंट रहा। CPT में कोई भी चेंज नहीं आया, मतलब ये इनवेरिएंट रहा, यानी कैन कंजर्व्ड क्वांटिटी रहा, कैन कंजर्व्ड क्वांटिटी रहा ये। ठीक है, कैन कंजर्व क्वांटिटी रहा, तो यहाँ पर ये आपके पास क्या हो गया, CPT कंजर्वेशन। ये आपके पास क्या हो गया, CPT कंजर्वेशन लिख दीजिएगा। लिख दीजिए फिर आगे चलते हैं अपन। नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी आपके पास आइसोस्पिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी आपके पास आइसोस्पिन, उसको एक्सप्लेन करते हैं अपन अब। नेक्स्ट क्वांटिटी आपके पास आइसोस्पिन है, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अब, देखिएगा आइसोस्पिन। नेक्स्ट क्वांटिटी आपके पास आइसोस्पिन, नोट करते जाइएगा और लिखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी आपके पास आइसोस्पिन। ठीक है, आइसोस्पिन देखिएगा आइसोस्पिन में कैसे डील अप करते हैं, क्या होता है आइसोस्पिन, इस पर कैसे डील अप करते हैं।
तो सबसे पहले मैं लिखवा देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कोई फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, ये कोई क्या नहीं है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपके पास क्या नहीं है, फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, ये आपके पास फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। कोई भी तरह की फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है, अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी। ये आपके पास अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसा कि आपके पास स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन में अपन ने बात की थी कि आपके पास जब न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है किसी भी सिस्टम पे, किसी भी न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, तो आपके पास न्यूक्लियस में आपके पास P+N होता है। P+N का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और अब जब इस पे स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन एक्ट लगता है, फोर्स लगता है, यानी न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, तो यहाँ पर P और N, तो N पे तो कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होता, P पे आपके पास चार्ज अवेलेबल होता है। P पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होता है। कौन सा चार्ज अवेलेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होता है, ठीक है। P पे आपके पास कौन सा चार्ज अवेलेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होता है, जिसके कारण अपन बात करते हैं कि इसमें डिस्टिंग्विश कैसे करें। जो दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए अपन एक अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी का सहारा लेते हैं। इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए P और N में एक अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी का सहारा लेते हैं, जिसको असाइन करते हैं अपने सिस्टम में, अपने पार्टिकल फिजिक्स की, जो पार्टिकल फिजिक्स में असाइन करते हैं। वो आपके पास कौन सी होती है, वो आपके पास आइसोस्पिन होती है। ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये आपके पास आइसोस्पिन की क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो मैं एक बार लिखवा देता हूँ कंप्लीटली, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा क्या है क्वांटिटी। आइसोस्पिन इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, आइसोस्पिन इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। आइसोस्पिन कोई भी तरह की फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, ठीक है। ये आपके पास क्या है, अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है। व्हेन वी नो दैट, सारी कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। व्हेन वी नो दैट strong interaction is charge independent, charge independent, charge independent, चार्ज इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है, चार्ज इंडिपेंडेंट। सो वी कैन नॉट distinguish between proton and neutron are neutrons available in nucleus, available in nucleus, available in nucleus, ठीक है, available in nucleus। बट बिकॉज, ये क्यों नहीं है कि अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिस्टिंग्विश क्यों नहीं कर सकते। ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन चार्ज इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बिकॉज they have same intrinsic property, intrinsic property
सेम इंटरेक्शन प्रॉपर्टी लाइक मास एंड स्पिन, लाइक मास एंड स्पिन। ठीक है, इनमें आपके पास क्या होती है, दे आर सेम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। उनमें क्या होती है आपके पास डियर स्टूडेंट, सेम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। दे हैव सेम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी लाइक मास एंड स्पिन। ठीक है, इनमें आपके पास सेम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मास और स्पिन, इनमें सेम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी। किसमें किसमें सेम प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन में। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। सो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सेम प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि मास की होती है और स्पिन की होती है। सो वी असाइन ए abstract quantity that is isospin, that is isospin। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, आइसोस्पिन क्वांटिटी होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये आपके पास क्या होती है, आइसोस्पिन क्वांटिटी होती है। न्यू क्वांटम नंबर, दिस इज अ क्वांटम नंबर, क्वांटम मैकेनिकली क्वांटिटी। क्वांटम मैकेनिकली ये आपके पास क्वांटिटी होती है, क्वांटम मैकेनिकली होती है क्वांटिटी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। लिख दीजिएगा। लिख दीजिएगा। अब आगे चलते हैं अपन। साथ साथ में लिख दीजिएगा डियर स्टूडेंट। अब आगे चल रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखिएगा आगे चलते हैं अपन। जो जो इम्पोर्टेंट है वो अपन पढ़ते जा रहे हैं, वो अपन सीखते जा रहे हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं सीखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है वही सीख रहे हैं अपन। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा डियर स्टूडेंट क्या क्या है इम्पोर्टेंट। तो अब देखते हैं अपन। इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लिसिटी, और इसकी प्रॉपर्टी में देखिएगा क्या सीखते हैं अपन, आइसोस्पिन की प्रॉपर्टी सीख रहे हैं अब अपन। ठीक है, प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा नज़र फिराते हैं। ये आपके पास होती है मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइसोस्पिन is given by मल्टीप्लिसिटी किससे दी जाती है, 2i+1 से दी जाती है। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी 2i+1 से दी जाती है। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है वो अपन नेक्स्ट में चर्चा करेंगे, क्या होती है मल्टीप्लिसिटी, उस पर चर्चा नेक्स्ट बार करेंगे। ठीक है, लिखिएगा। इफ two elementary particle has I1 and I2 isospin, so add this vectorly, इसको वेक्टरली ऐड करते हैं। ठीक है, एलिमेंट इफ टू एलिमेंट्री पार्टिकल हैज I1 and I2 isospin and add this वेक्टरली। ठीक है, जैसा कि
कैसे ऐड करते हैं अपन इसको, I1 प्लस I2, ठीक है, एंड I1 माइनस I2, इस तरीके से ऐड करते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से अपन यहाँ पर ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन इज, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन किसके बिटवीन रहेगा, माइनस आई और प्लस आई के बीच में रहेगा, ठीक है, माइनस आई और प्लस आई के बीच में रहेगा। और ये आपके पास एल्जेब्रिक एडिशन किया जाता है, एल्जेब्रिक एडिशन, यहाँ एल्जेब्रिक एडिशन होता है, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या होता है, एल्जेब्रिकली एडिशन होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 3 पॉइंट है, दोबारा से देख लीजिएगा तीनों पॉइंट को, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है आपके पास, मल्टीप्लिसिटी किससे दी जाएगी, आइसोस्पिन की मल्टीप्लिसिटी किससे दी जाती है, 2i प्लस 1 से दी जाती है, ठीक है, 2i प्लस 1 से दी जाती है। मल्टीप्लिसिटी किससे दी जाती है, 2i प्लस 1 से दी जाती है। और एलिमेंट्री पार्टिकल 2 है जिनके आइसोस्पिन आपके पास I1 और I2 है, तो उनके आइसोस्पिन को वेक्टरली एडिशन किया जाता है। और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन को अगर डिनोट किया जाए तो ये आपके पास, जैसे कि आपके पास आई की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो थर्ड कंपोनेंट कैसे लिखा जाएगा, -1 लिखा जाएगा। और ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू पहले लिखी जाएगी -1 और पॉजिटिव वैल्यू लिख दी जाएगी +1, और इनके बीच में रहेगा, तो इनके बीच में -1 और 1 के बीच में 0 हो जाएगा। मतलब थर्ड कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 3 थर्ड कंपोनेंट यहाँ पर ले लिए जाएंगे। देख लीजिए 2 आता है, मान लीजिए आइसोस्पिन आपके पास 2 आ रहा है, आइसोस्पिन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो अपने पास थर्ड कंपोनेंट लिखना है, तो -2 और ये 2 के बीच में होगा, तो -2 -1 0 1, तो ये आपके पास 5 आइसोस्पिन लिए जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 5 आइसोस्पिन लिए जाएंगे। इस तरीके से आपके पास कंडीशन ली जाएगी। एक कंडीशन और देख लीजिएगा, अगर आइसोस्पिन 3 आ रहा है, आइसोस्पिन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, आइसोस्पिन 3 आ रहा है, तो अगर लिखें तो सबसे पहले नेगेटिव वाला लिखें -3, फिर पॉजिटिव वाला लिखें +3, इन दोनों के बीच में -2 -1 0 1 2 और फिर आपके पास 3, ये आपके पास आइसोस्पिन लिखा जाएगा। इस तरीके से आइसोस्पिन लिखा जाएगा। फिर से सीख लीजिएगा, आइसोस्पिन थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कैसे लिखेंगे, तो -1 है तो -1 लिखना है अपन, 1 है आइसोस्पिन आपके पास क्या है, 1 लिया गया है, ठीक है, आइसोस्पिन 1 लिया गया है, तो आपके पास 1 लिख दिया, पहले -1 लिख दिया, इसकी जगह आइसोस्पिन लिखना है तो -1 लिख दिया, इसकी जगह लिखना है तो +1 लिखना है, और दोनों के बीच में क्या वैल्यू होगी, 0 वैल्यू होगी, तो आपके पास थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पर ले लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास कंडीशन फुलफिल करवाई जाती है, लिख दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट देखिएगा न्यूक्लियॉन्स के लिए बात करें, न्यूक्लियॉन्स के लिए बात करें, न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो न्यूक्लियॉन्स में आपके पास क्या होता है, P आता है और N आता है, ठीक है। तो ये डबलेट होगा 2i + 1, इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि ये डबलेट है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस में बस न्यूक्लियॉन्स में कौन से हैं, P और N दोनों ही अवेलेबल हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, डबलेट होगा, ये आपके पास क्या होगा, डबलेट होगा, ये आपके पास डबलेट होगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियॉन्स में 2 ही अवेलेबल हैं, तो 2i कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसकी आइसोस्पिन कितना हो जाएगा, हाफ ले लिया जाएगा, इसका आइसोस्पिन हाफ ले लिया जाएगा। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, ठीक है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कैसे लिखा जाएगा,
ये आपके पास किसके बिटवीन होगा, ये आपके पास किसके बिटवीन होगा, ये आपके पास बिटवीन होगा -i और i के बीच में होगा। ठीक है, तो अगर लिखा जाए ठीक है, तो -i के बीच में होगा तो -½ लिख दिया जाएगा, और आपके पास थर्ड कंपोनेंट ऐसा लिखा जाएगा, और ये आपके पास हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो दो ही आइसोस्पिन होंगे, -½ और हाफ के बीच में क्या वैल्यू होगी, दोनों ही वैल्यू होगी, केवल -½ और हाफ दोनों ही होगी। तो अगर P के लिए लिखा जाए, अगर प्रोटॉन के लिए बात की जाए, प्रोटॉन्स की बात की जाए, तो I और I3 का अपन एक कंपोनेंट बनाते हैं, तो ये आपके पास I की तो वैल्यू हाफ हो जाएगी, और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें न्यूट्रॉन्स की बात करें, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, I और I3 का अपन क्या बनाएं, एक कंपोनेंट बनाएं, तो आपके पास I तो हाफ हो जाएगा, और I3 कितनी वैल्यू है, ये -½ है, क्योंकि दो ही है, डबलेट है, एक तो आपके पास आइसोस्पिन -½ होगा और एक हाफ होगा। ये आपके पास प्रोटॉन के लिए आइसोस्पिन होगा, ये आपके पास न्यूट्रॉन के लिए आइसोस्पिन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, -½ ऐसे लिखा जाएगा न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए आइसोस्पिन। ठीक है, ऐसा अपन न्यूट्रॉन के लिए आइसोस्पिन लिख के चलेंगे। नेक्स्ट है आपके पास पायोन्स की बात करते हैं अपन, पायोन्स की बात करते हैं, प्रीवियस वीडियो देख के आएंगे तभी ये समझ में आएंगी सारी बातें। नेक्स्ट अपन पायोन्स की बात करते हैं, तो देखिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट अपन पायोन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पायोन्स की बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पायोन्स की बात करें तो देखिएगा पायोन्स की कैसे बात करते हैं अपन। तो ये आपके पास पायोन्स है, पायोन्स आपके पास किस तरीके से लिए जाते हैं, पायोन्स की बात करें तो पायोन्स आपके पास ट्रिपलेट होता है, +-0। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, ट्रिपलेट लिया जाता है। ठीक है, +-0, और ये आपके पास 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं, ये आपके पास होता है, सेकंड नंबर ले रहे हैं पायोन्स। ठीक है, तो 3 होते हैं, ये आपके पास पाई पॉजिटिव होता है, पाई नेगेटिव ले लिया जाता है, पाई 0 ले लिया जाता है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगा, ट्रिपलेट। ये आपके पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ट्रिपलेट होगा। तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2i + 1, ये आपके पास 3 हो जाएगा, तो 2i = 2 हो जाएगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आइसोस्पिन क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात करें, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात करें, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात करें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये -i से लेके ये होगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, -1 से I3 कंपोनेंट 1 के बीच में हो जाएगा, यानी इसका थर्ड कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 1। ठीक है, ये आपके पास 3 कंपोनेंट हो गए, -1 0 1। ठीक है, ये आपके पास 3 कंपोनेंट होंगे। अगर लिखा जाए आइसोस्पिन लिखा जाए तो आपके पास लिखा जाए, पाई नेगेटिव के लिए लिखा जाए, पाई -1 के लिए लिखा जाए, तो ये देखिएगा पाई 1 के लिए लिखा जाए I और I3 को लिखा जाए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देखते जाइएगा। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू 1 है, और थर्ड कंपोनेंट -1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। और पाई नेगेटिव की बात की जाए, पॉजिटिव की बात कर लिए, सॉरी पाई 0 की बात कर लें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास I और I3 का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, देखिएगा ये 0 हो जाएगा, और थर्ड कंपोनेंट सॉरी ये तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लिसिटी तो सेम रहेगी, और ये आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास पाई 0 हो गया। ठीक है, ये पाई 0 हो गया, ये पाई नेगेटिव हो गया। अब पाई पॉजिटिव की बात करें तो देखिएगा, पाई पॉजिटिव की बात करें तो पाई पॉजिटिव कैसे लिखा जाएगा, तो पाई पॉजिटिव की बात करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, I और I3 लिखा जाए, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1, और ये आपके पास हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपके पास यहाँ ऊपर लिख देता हूँ,
पाई पॉजिटिव के लिए लिखा जाएगा 1 और ये 1, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन लिखा जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा पाई पॉजिटिव, ठीक है। 1 माइनस 1 1 लिखा जाएगा, और पाई 0 को 1 0 लिखा जाएगा, पाई नेगेटिव को 1 माइनस 1 लिखा जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब है नेक्स्ट है कायोन्स। नेक्स्ट है आपके पास कायोन्स, ठीक है, कायोन्स। नेक्स्ट है आपके पास कायोन्स। नेक्स्ट है आपके पास कायोन्स। तो देखिएगा, नेक्स्ट अपन कायोन्स की बात करते हैं। नेक्स्ट कायोन्स की बात करते हैं। थर्ड है आपका कायोन्स की बात करते हैं, ठीक है। कायोन्स में आपके पास के पॉजिटिव होगा एक, और आपके पास के जीरो होगा, यानी डबलेट होगा, के पॉजिटिव और के जीरो डबलेट होगा ये, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, डबलेट होगा। अगर मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो 2i + 1 इक्वल टू डबलेट है, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी, 2i + 1, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। और आपके पास थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात कर लेते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात करें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, -i से i3, ये i, तो ये आपके पास -½ से i3 i तक जाएगा, i की वैल्यू हाफ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपके पास -½ कॉम्बिनेशन बनाए, कायोन्स पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन बनाए, i और i3 का कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। तो ये आपके पास k पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, i की वैल्यू कितनी है, हाफ रहेगी, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू -½ इसकी वैल्यू पॉजिटिव हाफ, और k जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i और i3 का कॉम्बिनेशन बना के चलें तो ये आपके पास k जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हाफ, और ये आपके पास -½ ये ली जाएगी, ठीक है। ये कायोन्स पॉजिटिव लिया जाएगा, ये कायोन्स जीरो लिया जाएगा। ये हाफ हाफ है, ये हाफ -½ है। नेक्स्ट देखिएगा, ईटा की बात करते हैं। ठीक है, ईटा की बात करते हैं। 4th नंबर एग्जाम्पल अपन 4th नंबर एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना देखिएगा डियर स्टूडेंट, ईटा का एग्जाम्पल ले रहे हैं अब अपन। देखिएगा, ईटा का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 4th एग्जाम्पल हो जाएगा ये अपना। ये आपके पास सिंगलेट होता है। ये आपके पास डियर स्टूडेंट क्या होता है, सिंगलेट होता है। इसको सिंगलेट से लिखा जाता है। ये आपके पास क्या होता है, सिंगलेट होता है, ठीक है। ये आपके पास सिंगलेट होता है, ईटा जीरो लिया जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास 2i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 1 0, तो i की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात करें, तो देखिएगा, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, इसकी बात करें तो ये आपके पास क्या होता है, -i से
ये भी आपके पास I3 भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ईटा की बात करें तो ईटा 0 की बात करें तो I और I3 की बात कर लेते हैं तो ईटा 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 0 0 ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सिग्मा। नेक्स्ट आपके पास सिग्मा, 5 नंबर सिग्मा। फाइव नंबर है आपके पास सिग्मा। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तीनों होता है, ट्रिपलेट होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। ये आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट, ट्रिपलेट होता है आपके पास। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, ये आपके पास ट्रिपलेट होता है। कौन कौन सा होता है, सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा ज़ीरो, सिग्मा नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास डियर स्टूडेंट, 2i + 1 = 3, तो 2i प्लस कितना हो जाएगा 2, तो i = 1 हो जाएगा। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात करें, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात करें तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कितना हो जाएगा, i, ये I3, ये i। ठीक है, तो ये -1, ये I3, ये 1। ठीक है, तो -1 0 1 थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हो जाएगा। अगर लिखना चाहें पॉजिटिव को तो ये आपके पास 1 1 हो जाएगा। लिखना चाहें अपन 0 को तो ये 1 0 हो जाएगा। लिखना चाहें नेगेटिव को तो ये 1 -1 हो जाएगा। ये तीनों कंपोनेंट इस तरीके से लिखे जाएंगे। और अपन लिखने पॉजिटिव को लिखें, चाहे नेगेटिव को लिखें, चाहे 0 को लिखें, तो सबसे पहला कंपोनेंट आपके पास I है, दूसरा कंपोनेंट I3 है। ठीक है, इस तरीके से अपन यहाँ पर नोट करके चलेंगे। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट कम्प्लीटली। तो ये आपके पास I सिग्मा का जो कंपोनेंट है मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगी। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन I से I3 के बीच में हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये प्लस सिग्मा पॉजिटिव लिखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 0 लिखें तो 1 0 हो जाएगा, सिग्मा नेगेटिव लिखें तो 0 -1 हो जाएगा। और पहला कंपोनेंट आपके पास आइसोस्पिन है, दूसरा कंपोनेंट आपके पास थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है। ठीक है, तो देखिएगा, अब आगे चलते हैं अपन। देखिएगा डियर स्टूडेंट, अब आगे चल रहे हैं अपन। ठीक है, 6th नंबर है आपके पास कैस्केड डबलेट होता है। ठीक है, कैस्केड क्या होता है, डबलेट होता है। ये आपके पास कैस्केड होता है, ये डबलेट होता है। 6th नंबर कैस्केड डबलेट होता है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, ई से डिनोट करते हैं, ये नेगेटिव होता है और ये आपके पास ई 0 होता है। ये आपके पास कैस्केड होता है, ये डबलेट होता है। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट, डबलेट होता है। नोट कर लीजिएगा इसको भी। कैस्केड को डिनोट कीजिएगा, ये डबलेट होता है आपके पास। ठीक है, ये नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब डबलेट है ये। अब देखिएगा, इसकी मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो 2i + 1 = 2, तो आपके पास 2i = कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है ये हाफ आ जाएगी। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हाफ -हाफ के बीच में होगा। ठीक है,
थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या होगा, हाफ और माइनस हाफ के बीच में होगा, ठीक है, हाफ और माइनस हाफ के बीच में होगा। अगर बात करें थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास -I से I3 और I के बीच में होगा थर्ड कंपोनेंट, ठीक है, ये माइनस हाफ हो जाएगा, ये I3 हो जाएगा और ये आपके पास I ले लिया जाएगा, I यानी प्लस हाफ ले लिया जाएगा। और अगर अपन कैस्केड को लिखना चाहें, ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव को लिखना चाहें तो ये आपके पास I और ये आपके पास थर्ड कंपोनेंट I3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, I की वैल्यू हाफ हो जाएगी, I3 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास माइनस हाफ हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। और ये आपके पास कैस्केड पॉजिटिव हो जाएगा। और कैस्केड जीरो की बात कर ली जाए, कैस्केड जीरो की बात की जाए तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, I और I3 का कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये आपके पास I3 का वैल्यू क्या है, हाफ है, I की वैल्यू हाफ है, I की वैल्यू हाफ है और ये आपके पास I3 की वैल्यू क्या है, माइनस हाफ ली गई है, ठीक है। तो ये आपके पास कैस्केड जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास डिनोट किया जाएगा कंडीशन को, इस तरीके से आपके पास कैस्केड की कंप्लीट फॉर्मेट होगा। ये आपके पास थर्ड कंपोनेंट होगा, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास आइसोस्पिन हो गया, ठीक है। ये आपके पास आइसोस्पिन हो चुका है और ये आपके पास थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हुआ है, ठीक है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हुआ है। लैम्डा और ओमेगा को निकाल ही लोगे। अब आगे आपके पास लैम्डा है, 7th नंबर लैम्डा है, ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा जीरो हो जाएगा, ये भी सिंगलेट है और लैम्डा जीरो भी आपके पास क्या है, सिंगलेट है। ये भी दोनों आपके पास क्या है, सिंगलेट है। और इनके आइसोस्पिन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे, 2I + 1 = 1, सॉरी 1, तो आपके पास 2I = 0, तो I = 0 हो जाएगा। तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी आपके पास क्या हो जाएगा, 0 ले लिया जाएगा, ठीक है। तो 7 और 8 डाल दीजिएगा इसको, ये आपके पास 8 एलिमेंट हो गए इससे रिलेटेड, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके पास 8 एलिमेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट अपन स्ट्रेंजनेस की बात करेंगे, तो इतना नोट करते रहिएगा, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहले इतना नोट कीजिएगा, ठीक है। इस पे आपके पास लैम्डा है तो ये सिंगलेट रहेगा, ठीक है, ओमेगा है सिंगलेट रहेगा। इसकी आपके पास आइसोस्पिन भी 0 रहेगी, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी आपके पास 0 रहेगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। स्ट्रेंजनेस जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आइसोस्पिन हो गया, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन हो गया, CPT कंजर्वेशन हो गया। 3 आपके पास टॉपिक हुए हैं आज के सेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में अपन स्ट्रेंजनेस की बात करेंगे, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेके आएंगे और गैलिमा निसिज्मा रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट अपन स्ट्रेंजनेस ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए स्ट्रेंजनेस जो क्वांटम नंबर है उसकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, पर क्वांटम मैकेनिकली ये क्वांटिटीज़ होती हैं। आइसोस्पिन ले लीजिएगा, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन ले लीजिएगा, ये आपके पास अब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी होती है, परंतु इनकी स्टडी क्वांटम मैकेनिकली की जाती है, ठीक है। इस तरीके से ही वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।